तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज की इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि जीआईसी प्रवक्ता की भी वैकेंसी आ चुकी है। जीआईसी प्रवक्ता के लिए नया बैच भी कल से शुरू किया गया है जिसका नाम है स्वतंत्रता 2.0 बैच। इस बैच में प्री और मेंस के अप्रोच से आपको पढ़ाया जाएगा और समय से पहले कोर्स पूरा करा के रिवीजन और प्रैक्टिस सब कुछ इसी बैच में आपको मिलेगा। इस बैच से आप कैसे जुड़ सकते हैं? हमारी संस्था के नंबर पर आपको करना होगा व्हाट्सएप और हमारे जो कलीग्स हैं संस्था में काम करने वाले व्यक्ति वो आपको फ़ोन करेंगे। नंबर है 96 28 95 92 37। तो देखिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं भाषा विज्ञान से। अब आप ये कहेंगे कि सर भाषा विज्ञान से ही आप शुरुआत क्यों कर रहे हैं? तो दरअसल ये आयोग वाले जिससे अधिक मोहब्बत करते हैं वो टॉपिक में सबसे पहले शुरू करता हूं। हिंदी की उपभाषाएं, भाषा विज्ञान क्या क्या टॉपिक है पढ़ना देख लेते हैं एक बार। टॉपिक क्या क्या पढ़ना है? हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां और हिंदी की ध्वनियां, हिंदी की ध्वनियां, हिंदी शब्द संपदा। ये इतना पाठ्यक्रम उन्होंने दे रखा है भाषा विज्ञान के लिए, ठीक है। अब ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये जरूरी नहीं कि आप जीआईसी प्रवक्ता के ही अभ्यर्थी हैं तभी ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों या फिर DSSB की या फिर टीजीटी पीजीटी की या फिर LT या फिर जीआईसी पीजीटी की। लगभग हर जगह जो सिलेबस है वो इसी तरह से लिखा जाता है, लेकिन इन सवालों को अगर देखें तो सवाल थोड़ा डिफरेंट टाइप का आपसे पूछा जा रहा है। सवाल थोड़ा सा कठिन पूछा जा रहा है। हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी की ध्वनियां, हिंदी शब्द संपदा, ठीक है। लेकिन अब LT 2018 का एक सवाल देखते हैं। क्या सवाल पूछा गया कि इनमें से एकाक्षरी परिवार की भाषा कौन है? सवाल जो पूछा गया, इनमें से एकाक्षरी परिवार की भाषा कौन है, इस तरह का सवाल आपसे पूछा गया था। देखा होगा आपने। अब ये सिलेबस के अकॉर्डिंग सवाल नहीं है, ये सिलेबस के बाहर का सवाल है, फिर भी पूछा गया। तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग तो तैयारी करनी ही है, लेकिन सिलेबस के अलावा भी चीजों को देखना है क्योंकि वहां से भी सवाल पूछ लिए जा रहे हैं। तो अगर आप केवल सिलेबस को ही ध्यान में रख के पढ़ते हैं तो हो सकता है कि कम से कम 10 प्रश्न ऐसे हों जो आपके पहुंच से बाहर रहें, क्योंकि 10 प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे, कम से कम 10 प्रश्न पूरे सिलेबस से जो सिलेबस में होगा ही नहीं। इसीलिए आज हमने निर्णय किया कि आपको चले हम भाषा विज्ञान पढ़ाएं। भाषा विज्ञान मजेदार है और प्रश्न भी इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाषा की। भाषा क्या है? भाषा जो शब्द है यह किससे निष्पन्न है?
तो भाष धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ शब्द है यह? तो यह भाष धातु से बना हुआ एक शब्द है। ठीक है, किससे बना हुआ शब्द है? तो भाष धातु से बना हुआ शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? भाष वक्तायाम वाची। भाष वक्तायाम वाची। ठीक है, व्यक्तवाणी, जो भी व्यक्तवाणी है, व्यक्तवाणी को भाषा कहते हैं। अब भाषा की परिभाषा, भाषा की और भी जो विशेषताएं हैं ये सब यहां पर पढ़ने की उतनी जरूरत आपको नहीं है। हमें केवल इतना जान लेना है कि यह भाष धातु से निष्पन्न है। ठीक है, अब सीधे सीधे हम चलते हैं भाषा विज्ञान पर। भाषा विज्ञान में हमें यह देखना होगा कि यह भाषा की शुरुआत किस तरीके से हो रही है और इस भाषा का अध्ययन हम कैसे करते हैं। तो इस भाषा विज्ञान में हमें यह भी पढ़ना है कि भाषा विज्ञान का अध्ययन कैसे करते हैं। तो भाषा विज्ञान का अध्ययन करने की दो पद्धतियां हैं। कितनी पद्धतियां हैं? दो पद्धतियां हैं। पहली पद्धति है पारिवारिक वर्गीकरण, पारिवारिक वर्गीकरण, और दूसरा है आकृत मूलक वर्गीकरण। अब बहुत सामान्य से शब्दों में इसको समझते हैं कि दरअसल ये पारिवारिक वर्गीकरण है क्या और यह आकृत मूलक वर्गीकरण है क्या। इन दोनों आधारों पर ही हमें पूरा भाषा विज्ञान पढ़ना है, सारे टॉपिक्स को क्लियर करना है और जो सवाल पूछे जाएंगे इन्हीं दो टॉपिक्स के अराउंड ही पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, और फिर इसी में आपको भाषा, विभाषा और बोली में अंतर भी समझना होगा। भाषा, विभाषा और बोली, इन तीनों में अंतर भी आपको मालूम होना चाहिए। आकृत मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो सिलेबस है हमारा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इसी में हमें भाषा के जो विविध रूप हैं वह भी पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? भाषा के विविध रूप। भाषा के जो विविध रूप हैं, कौन कौन से विविध रूप हैं? जैसे हमारी एक मातृभाषा हो गई, ठीक है, जो कि भारत में कुछ भी नहीं है। राष्ट्रभाषा, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा, तो देश की राजभाषा हिंदी है। इसी तरीके से व्यक्ति बोली, मूल बोली, उपबोली, व्यक्ति बोली, साहित्यिक भाषा, इस तरह का भी वर्गीकरण हमें करना है भाषा के विविध रूप में जब हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहां पर पढ़नी है। अब जो सवाल बनेगा उधर आपको लेकर हम चलते हैं, यानी भाषाओं का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है, यह समझने वाली बात होगी। और इस वर्गीकरण में जो कौन कौन से परिवार आए और कौन कौन सी इसमें भाषाएं आई, यह भी हमें देखने के लिए समझना पड़ेगा। यानी जो विश्व की भाषाएं हैं उनका वर्गीकरण हम किस तरह से करते हैं और कौन सा परिवार सबसे पहले आया,
यह भी हमें देखना होगा। ठीक है, हिंदी राजभाषा है। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। और आज की क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है। और एक बात बहुत ही ईमानदारी से बता दूं कि बहुत सारी नई चीजें आपको आज सीखने के लिए इस क्लास से मिलेंगी। तो चलिए तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं आज की क्लास को। अब देखिए, जो ये हिंदी भाषा है उसके पहले तक की स्थिति क्या थी उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। हमें पढ़ना क्या है? पढ़ना है भारतीय आर्य भाषा। यानी भारत में जब लोगों का आगमन हुआ, भारत में जब लोग आए तो अपनी भाषा भी लेकर आए। ऐसा तो है नहीं कि आप सामान लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, लेकिन अपनी भाषा को छोड़कर आएंगे। तो जो भी भारत में लोग आए वो अपनी भाषा को भी लेकर आए। यानी हमें इसका अध्ययन भारतीय भाषा के आधार पर भी करना होगा। यानी भारत के पूर्ववर्ती भारतीय भाषाएं। भारत की पूर्ववर्ती भारतीय भाषाएं कौन सी हैं? यानी आर्य भाषा के पहले कौन कौन सी भाषाएं हमारे यहां थी? तो सबसे पहले हमारे देश में कौन आया? निग्रिटो। अब ये जो निग्रिटो जाति है, यह भारत में प्राचीनतम जाति है। यानी आर्यों से पहले भी हमारे देश में कौन आए? निग्रिटो आते हैं। कहां से आए थे? साउथ अफ्रीका के आसपास से आए थे। और यह जाति, इसके विषय में और कोई साक्ष्य देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, और ये लोग कहां पर गए? ये लोग असम, बर्मा होते हुए अंडमान चले गए। ये आए भारत में तो असम गए, असम से बर्मा गए और बाद में कहां चले गए? अंडमान चले गए। अंडमान निकोबार जाकर बस गए। यानी भारत में जो सबसे पहली जाति आती है जिससे भाषा की शुरुआत हो रही है, उसको भाषा के अर्थ में हम देखेंगे तो वो निग्रिटो थे। ठीक है, अब जैसे कुछ शब्द हैं जो यहां पर आके जुड़ते हैं, जैसे बादुड़ शब्द इनकी देन है। पूछा भी जा सकता है कि बादुड़ शब्द कहां से लिया गया है? तो जो बादुड़ शब्द है, भारत में भाषा के आधार पर हम जिसको सबसे पहले मानते हैं निग्रिटो, उनके यहां से ही यह शब्द देखने के लिए मिलता है, बादुड़। ठीक है, तो सबसे पहला यह शब्द है जो हमें दूसरी भाषाओं से देखने के लिए मिलता है। जो कहां से मिलता है? निग्रिटो से मिलता है। ये बंगाली में भी बादुड़ शब्द देखने के लिए मिलता है। अब चमगड़िया या गादुर, चमगदड़िया या गादुर, या बहुत जगह पर उसे क्या कहते हैं? चमगेदुर कहते हैं। यानी जो शब्द मिला वो बादुड़ मिला, वो चमगदड़िया, गादुर या चमगेदुर आदि नाम भी उसका देखने के लिए मिलता है। अब दूसरी भाषा जो हमारे देश में आई, ऑस्ट्रिक आई। कौन सी भाषा आती है देश में? ऑस्ट्रिक भाषा आती है। निग्रिटो के बाद आती है
ठीक है। इनका मूल स्थान भूमध्य सागर था। इनका मूल स्थान क्या था? भूमध्य सागर था। भूमध्य सागर से ये लोग कहां आए थे? भारत में आए थे, ऑस्ट्रिक लोग। ये इराक ईरान होते हुए भारत आए थे और इंडोनेशिया होते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। और ये लोग जो हैं अभी भी वहीं ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे तो पाए जाते हैं। यानी मूल स्थान भूमध्य सागर है, दूसरे स्थान पर भारत में ये लोग आते हैं। तीसरी जो लोग आते हैं उनको किरात कहा जाता है। भाषा के आधार पर तीसरी ऐसी जनजाति है या तीसरे ऐसे लोग हैं जो भारत में आए जिनको हम किरात कहते हैं। ये आदि मंगोल थे। ये आदि मंगोल थे। यानी जो चाइना में एक जाति है मंगोल, तो आदि मंगोल थे ये। और यजुर्वेद में इनका उल्लेख भी मिलता है। और हिमाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, असम, मणिपुर और उत्तरी बंगाल में इनका थोड़ा बहुत रूप भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ शब्द इन्होंने भारत में दिया। वो कौन कौन सा शब्द दिया मंगोलों ने, ये देखिए। जैसे खोखा, खोखा शब्द इन्होंने दिया है। इसे क्या कहते हैं? मछली का जाल। अब किसी ने दिया था? ये मैंगोलाइड ने दिया था। ठीक है। फेटा, जो लोग कहते हैं ना धोती का फेटा बांध लीजिए, तो धोती यह शब्द भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। किरात आए तीसरे स्थान पर। फिर चौथे स्थान पे भारत में आते हैं द्रविड़। कौन आते हैं? द्रविड़ लोग भारत में चौथे स्थान पर आते हैं। अब ये जो द्रविड़ हैं इन्होंने क्या काम किया? तो ये इनका मूल स्थान अफ्रीका माना जाता है और ये ईरान, अफगानिस्तान से लेकर भारत में घुसे, असम, बंगाल तक ये फैल गए। तो इन्होंने भी कई शब्द दिए। जैसे अब अफ्रीका से माना जाता है, अफ्रीका से आए। इन्होंने जो शब्द दिया है, क्योंकि शब्द पूछे जाते हैं, अणु, कला, गण, नाना, नाना का मतलब अनेक, बीज, रात्रि, सायं, तांडुल, चावल, मरकट, शव, झड़ी, बारिश वाली, झगड़ा, सीप, खूंटा इत्यादि शब्द जो है यह हमें द्रविड़ों से मिलता है। यानी इन शब्दों का प्रयोग द्रविड़ करते थे और ये हिंदी में भी आ गए। इसी तरीके से प्रतिध्वन्यात्मक शब्द, कौन सा? प्रतिध्वन्यात्मक शब्द जो है
इन्हीं की देन है। जैसे घोड़ा के साथ सोड़ा, किताब के साथ सिताब। तो यहां से सवाल बनता भी है कि ये जो प्रतिध्वन्यात्मक शब्द हैं, इनकी शुरुआत कहां से होती है? तो प्रतिध्वन्यात्मक शब्दों की शुरुआत ये द्रविड़ों के माध्यम से होती है। मरकट का मतलब होता है हरि, यानी कि बंदर। तो प्रतिध्वन्यात्मक शब्द घोड़ा सोड़ा, किताब सिताब इत्यादि का प्रयोग, चाय शाय का प्रयोग, यह सब किसकी देन है? यह द्रविड़ों की देन है। यहां तक की यात्रा जब आपने कर लिया, अब हमें पढ़ना है कि भारत में अब किसका आगमन हुआ। अब आगमन होता है भारत में आर्यों का। भारत में आर्यों का आगमन हुआ। अब जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ, अच्छा एक चीज यहां पर और नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एकाएक याद आ गई मुझे। यहां से सवाल पूछा जाएगा भाषा को लेकर। संस्कृत साहित्य में द्रविड़ों को क्या कहा जाता था? संस्कृत साहित्य में द्रविड़ों को दास, दस्यु यानी जो लुटेरे हैं, तथा शूद्र नाम से पुकारा गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैसे पूछा जाता है कि संस्कृत काल में अश्वपालकों की भाषा क्या थी, वैसे सवाल बन सकता है कि संस्कृत साहित्य में द्रविड़ों को या द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें दास, दस्यु तथा शूद्र नाम से पुकारा जाता था। ठीक है। हिंदू धर्म में शिव, पार्वती देवी, हनुमान, कार्तिकेय, गरुड़, मृत्यु के बाद का पिंडदान संस्कार आदि मूलतः क्या है? द्रविड़ है। यानी जो हम किसी के मरने के बाद करते हैं, उसको क्या कहा गया? वो सारा काम द्रविड़ लोग करते थे। इस प्रकार का मान्यता है। अब हम बात करेंगे कि भारत में आर्यों का आगमन कैसे हुआ। भारत में आर्यों का जो आगमन हुआ, भारतीय आर्यों का आगमन ईरानियों एवं दरद लोगों से, ईरानियों एवं दरद लोगों से अलग होकर 1500 ईस्वी के आसपास पश्चिमी एवं पश्चिमोत्तर सीमा से आसपास पश्चिमी एवं पश्चिमोत्तर सीमा से हुआ। अब जब हम ये जान गए कि ये आर्य कहां से आए, तो ये क्लियर हो गया। 3500 वर्ष
पहले भारत आर्य में आए थे, मतलब आर्य भारत में आए थे। कब आए थे? लगभग 3,500 साल पहले, यानी 3,500 वर्ष पूर्व भारत में आए आर्य, आर्यों की भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है। भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है। अब हम यात्रा करते करते कहां पहुंच गए? आर्यों तक पहुंच गए और भारतीय आर्य भाषा तक पहुंच गए, जिसको प्रमुखतः 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में। लेकिन अब इन भाषाओं का जो वर्गीकरण है और जो अध्ययन है, उसके पीछे की भी जो कड़ी है उसे समझना पड़ेगा कि भाषाओं का जो वर्गीकरण हुआ उसमें आकृत मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर उसको हम समझेंगे। भाषाओं का वर्गीकरण किन के आधार पर हुआ? तो आकृत मूलक, और दूसरा जो आधार था वह पारिवारिक वर्गीकरण था। ठीक है, तो चलिए अब एक एक आधार पर इनका हम अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आकृत मूलक वर्गीकरण। आकृत मूलक वर्गीकरण का यहां पर जो एक चार्ट है वह भी आपको मालूम होना चाहिए। आकृत मूलक वर्गीकरण, इसमें रूपात्मक, रूप के आधार पर, रचनात्मक, रचना के आधार पर, व्याकरणिक, व्याकरण के आधार पर, वाक्यात्मक, वाक्य के आधार पर, पदात्मक, पद के आधार पर, और पदाश्रित, पद पर आश्रय के आधार पर इनका नामकरण हुआ है। आदि आकृत मूलक के पर्याय हैं। यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है कि आकृत मूलक वर्गीकरण का पर्याय क्या है? यह आकृत मूलक न देके रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक या पदाश्रित नाम भी देकर सवाल पूछ सकता है। अब यहां से एक सवाल और पूछा जाता है कि आकृत मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो श्लेगल, श्लेगल महोदय ने सर्वप्रथम आकृत मूलक वर्गीकरण किया। ठीक है,
सबसे पहले किसने किया, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आकृत मूलक वर्गीकरण श्लेगल महोदय ने किया है। अब जो वर्गीकरण है उससे संबंधित भी सवाल पूछे जाएंगे और एक एक चीज इसमें आपको मालूम होनी चाहिए। अब चले देखते हैं। अब भाषा का विभाजन यदि करें तो भाषाओं का विभाजन दो आधार पर होगा। एक तो योग के आधार पर, अयोगात्मक, यानी इसमें योग नहीं होगा, और योगात्मक, इसमें योग होगा। तो पहले हम यह जान लें कि अयोग क्या है और योग क्या है, यह भी जानना हमारे लिए जरूरी है। अब जैसे हमने कहा कि पढ़ाई, तो पढ़ाई में हमने आई जोड़ दिया है, ठीक है। इसी तरीके से संस्कृत का एक शब्द है पठ शब्द, धन सु प्रत्यय, तो अगर हमने इसमें सु जोड़ दिया तो क्या हो जाता है, पठतः हो जाता है। सु औ अगर हमने जोड़ दिया इसमें, पठती होगा, सॉरी पठता मैंने कर दिया, पठती होगा। पठ धातु है, सु औ हमने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, पठती पठतौ हो जाएगा। जस हमने जोड़ दिया, सु औ जस, पठ धन जस जोड़ दिया, पठति पठतः, पठति पठतः, पठत पढ़तो, पठति पठतः हो जाएगा, सॉरी, और यहां पठन्ति। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब हम संस्कृत में सुवौ जस इत्यादि जोड़ते हैं तो हमें नया शब्द देखने के लिए मिलता है। यानी सुवौ जस इत्यादि क्या है, हमारे प्रत्यय हैं। वैसे कुछ शब्द हैं जो प्रत्यय का काम करते हैं, तो जो प्रत्यय का काम करते हैं, अच्छा एक मिनट ये मैं क्लियर कर देता हूं, कंफ्यूज हो जा रहे थे। सु औ जस, ये संस्कृत का है, इसमें एक वचन बनता है, इसमें दिव्य वचन बनता है, और इसमें क्या बनता है, बहुवचन बनता है, जिस भी शब्द में लग जाएगा। जैसे अगर इसका शब्द बनाए तो बालकः बनेगा, बालकौ बनेगा, और बालकाः बनेगा, ठीक है। तो यह इसका रूप बनेगा, बालकाः बालकौ बालकाः। कुल मिलाकर यह है कि जब भी हम प्रत्यय की बात करते हैं, जब भी हम प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति का मतलब होता है मूल शब्द। अब जैसे बालक यहां पर मूल शब्द है और उसमें हमने कोई प्रत्यय जोड़ दिया, तो अगर प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो योगात्मक है, और प्रत्यय नहीं जुड़ रहा है तो अयोगात्मक है। इसी आधार पर इसका विभाजन किया गया। अब योगात्मक का पुनः तीन भेद किया गया। योगात्मक का पुनः तीन भेद किया गया। कौन कौन सा, अश्लिष्ट, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। यह भी आपको सब क्लियर करेंगे हम। अश्लिष्ट जो है इसका भी विभाजन किया गया। यहां से भी सवाल पूछा जाता है, जैसे पूर्व योगात्मक, यानी पूर्व में योग है, मध्य, मध्य योगात्मक, तीसरा अंत्य योगात्मक, अंत में जहां पर योग है वो अंत्य योगात्मक होगा, और पूर्व और अंत दोनों में पूर्वांत,
योगात्मक। पूर्व में और अंत में अगर दोनों में योगात्मक है तो अश्लिष्ट में आएगा। अब आता है श्लिष्ट में ही दो भाग कर दिया गया, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ये दो भेद कर दिए गए इसके, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी में जो भेद किया गया, संयोगात्मक और वियोगात्मक। और वियोगात्मक भेद किया गया, और बहिर्मुखी में भी इसका दो भेद किया गया। कौन सा? संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोग का मतलब है कि जुड़ इस तरह से जाएगा कि आप उसको अलग ही नहीं कर पाओगे आसानी से। और वियोगात्मक का मतलब यह हुआ कि वह आसानी से अलग किया जा सकता है और अलग अलग वह दिखाई भी देता रहेगा। और प्रश्लिष्ट में पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट हो गया। पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट, यह हो गया प्रश्लिष्ट का भेद। श्लिष्ट का भी हो गया, अश्लिष्ट का भी हो गया, यानी सबका भेदोपभेद हमने देख लिया। अब समस्या यह है कि हम जानते नहीं हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, श्लिष्ट क्या है, प्रश्लिष्ट क्या है, इसे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब एक एक देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें कि अयोगात्मक भाषाएं किसे कहेंगे, अयोगात्मक भाषाएं, तो अयोगात्मक भाषाओं का मतलब है प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति और प्रत्यय का योग नहीं होता। अब सवाल भी ऐसे पूछा जाएगा, क्या सवाल पूछा जाएगा कि जहां पर प्रकृति और प्रत्यय का योग नहीं होता उस तरह की भाषाओं को क्या कहते हैं, या अर्थ तत्व और संबद्ध तत्व का, जहां अर्थ तत्व और संबंध तत्व का योग नहीं होता, अर्थ तत्व कह लीजिए, संबंध तत्व का कह लीजिए, प्रकृति और प्रत्यय कह लीजिए, या आप सीधे सीधे कह लीजिए कि जैसे हमने एक शब्द निकाला शु, यानी बालकः, बालक धन शु, औ हमने लिखा बालक धन औ, और फिर हमने जस लिखा तो बालक धन जस। अब तीनों का क्या बनेगा? बालकः, बालकौ, बालका। ये तो हमारा किसमें हो गया? संस्कृत में हो गया। ये प्रकृति और प्रत्यय आपस में जुड़ रहे हैं। ऐसे अंग्रेजी में हम देखें तो एक शब्द आएगा READING, तो हम इसमें देखेंगे READ+ING। ठीक है, इसमें भी हमने देख लिया कि किस प्रकार से अंग्रेजी में प्रकृति प्रत्यय जुड़ रहा है, और यहां हमने संस्कृत में भी देख लिया किस प्रकार से प्रकृति और प्रत्यय जुड़ रहा है। इसी तरीके से पढ़ाई,
तो पढ़ाई में हमने देखा कि इसमें आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो बहुत आसानी से हम प्रकृति माने मूल शब्द और प्रत्यय माने प्रत्यय को देख पा रहे हैं, बहुत आसानी से उनको हम अलग कर पा रहे हैं। अयोगात्मक भाषाएं वो हैं कि जिसमें प्रकृति प्रत्यय अर्थ तत्व और संबद्ध तत्व का संयोग नहीं होता है, प्रत्येक शब्द इसमें स्वतंत्र होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? प्रत्येक शब्द स्वतंत्र होता है। समझ गए आप सब? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसमें प्रत्येक शब्द प्रकृति के मूल्य तुल्य होता है। धातु, मूल धातु, इन भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय जैसे कोई चीजें नहीं होती, यानी हर एक शब्द का अपना खुद का महत्व है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। दूसरी तरह की जो भाषाएं हमने पढ़ी, योगात्मक भाषा। अब योगात्मक भाषा क्या है? योगात्मक भाषा का मतलब है कि जिसमें प्रकृति प्रत्यय एवं संबंध तत्व अर्थ तत्व का संयोग होता है। समझिएगा, जहां प्रकृति प्रत्यय एवं संबंध तत्व अर्थ तत्व का संयोग होता है उसे संयोगात्मक भाषा कहते हैं, यानी पर जहां पर वो आसानी से जुड़ जाता है और जहां पर वो काम करता है। ठीक है, यानी इसमें सबका अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। अब अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं देखेंगे। अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं, एक शब्द आपने सुना होगा, तिल तांडुल न्याय। अगर चावल में तिल मिला दीजिए और कितना उसे मिक्स कर दीजिए लेकिन अलग ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि तिल का रंग काला और चावल का रंग सफेद होता है। तो यहां पर भी है कि अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं जो हैं, यह प्रकृति और प्रत्यय इस प्रकार जुड़ा होता है कि दोनों को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। तिल तांडुल न्याय, यानी प्रकृति और प्रत्यय को आसानी से देख सकते हैं। कैसे? जैसे हमने आज शब्द लिखा READING, यहां मूल शब्द क्या है? रीड है। तो रीड और ING को हम अलग अलग देख पा रहे हैं। पढ़ाई हमने लिखा, वहां भी हम अलग अलग दोनों शब्दों को देख पा रहे हैं, आसानी से अलग कर पा रहे हैं। और इसके कितने भाग कर दिए गए? 4 भाग कर दिए गए। कितने भाग कर दिए गए इसके? तो इसके 4 भाग किए गए, जैसा कि हमने पहले देखा, पूर्व, मध्य, अंत्य और पूर्वांत। तो पूर्व योगात्मक में पूर्व में जुड़ा रहेगा, मध्य में, बीच में, अंत में और पूर्वांत योगात्मक में पूर्व और अंत दोनों जगह जुड़ा रहेगा। ठीक है, अब श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं हम देख लें। आज ये क्लियर कर लीजिए, क्योंकि कोई भी टीचर इस टॉपिक को पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि वास्तव में काफी कठिन टॉपिक होता है और बच्चों को भी आसानी से समझ में नहीं आता है, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ही। ठीक है,
इसलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूं। अब श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं क्या हैं? अब इसे नीर क्षीर न्याय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नीर क्षीर न्याय। यानी यहां पर प्रकृति और प्रत्यय इतना घुले मिले होते हैं कि दोनों को अलग कर पाना संभव नहीं होता है। प्रकृति का मतलब मूल शब्द, प्रकृति और प्रत्यय घुले मिले होते हैं। जैसे संस्कृत का उदाहरण मैंने बताया था, सु। जैसे क्या पढ़ा था? सु, सुधन बालक बराबर बालकः। अब आप देखिए, अब आपको कह दिया जाए कि बालक में सु दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। यानी प्रकृति और प्रत्यय इस तरह से घुल मिल गए हैं कि इनको आसानी से आप अलग ही नहीं कर सकते। अलग कर सकते? नहीं कर सकते। तो ये बहुत चिपके हुए होते हैं। ठीक है। अब इसके दो भेद कर दिए गए। ठीक है। अब ये जो श्लिष्ट योगात्मक है, यानी प्रकृति प्रत्यय बहुत ज्यादा चिपके होते हैं, इसके दो भेद कर दिए गए, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। ये जरूर याद रखिएगा। अंतर्मुखी श्लिष्ट, यहां से सवाल पूछे जाते हैं कई बार। इसमें प्रत्यय प्रकृति के बीच में घुल मिलकर रम जाते हैं। ठीक है। प्रकृति प्रत्यय घुल मिल कर रम जाते हैं। यानी श्लिष्ट योगात्मक का दो भेद किया गया, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी में दो भेद किए गए, संयोगात्मक और वियोगात्मक। अब इसमें जो दो भेद किया गया, पहला किया गया संयोगात्मक। संयोगात्मक किया गया, शब्दों में अलग से सहायक संबंध तत्व लगाने की आवश्यकता नहीं होती। शब्दों में अलग से संबंध तत्व लगाने की आवश्यकता नहीं होती। यानी उसमें प्रत्यय आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती है। संयोगात्मक हो गया। वियोगात्मक जो हैं, इसमें क्या है? इसमें अलग से संबंध तत्व लगाए जाते हैं। संबंध तत्व लगाए जाते हैं। यहां से एक सवाल पूछा जाता है कि हिंदी वाला, अभी जब हिंदी वाले पे चलेंगे तो देखेंगे कि यहां से एक सवाल पूछा जाता है। अब जैसे हिंदी की स्थिति पूछी जाती है, हिंदी किसके अंतर्गत आती है? तो हिंदी जो आती है वह बहिर्मुखी में आती है। श्लिष्ट
बहिर्मुखी में आती है। किस में आती है? श्लिष्ट बहिर्मुखी में आती है। अब ये क्या है? श्लिष्ट योगात्मक हो गया, जहां पर हम क्या करते हैं, वो चिपका रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा बहिर्मुखी का। बहिर्मुखी में क्या होता है? बहिर्मुखी में प्रत्यय और प्रकृति के बाद या अंत में लगते हैं। प्रत्यय प्रकृति के बाद या अंत में लगते हैं। प्रकृति का मतलब मूल शब्द। ठीक है। बहिर्मुखी में भारोपीय भाषाएं संस्कृत, भारोपीय भाषाएं संस्कृत आदि इसी कोटि में आते हैं। आते हैं। किस में आएंगे? बहिर्मुखी में आएंगे। संयोगात्मक और वियोगात्मक, बहिर्मुखी के दो भेद किए गए। संयोगात्मक, संयोगात्मक में संस्कृत भाषा आ जाएगी, जैसे शूधन बालक बराबर बालकः, और वियोगात्मक में हिंदी भाषा आ जाएगी, जैसे कारक सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, प्रत्यय आदि जुड़े हों। जैसे हमने क्या कहा कि वह खाना खाकर स्कूल जाता है, तो शब्द लिखा गया खाकर। तो खा शब्द है और उसके बाद कर, इसको हम बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको हम बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं। रिवीजन 6 महीने का नहीं होता, रिवीजन आपको खुद करना होता है। रिवीजन परीक्षा से पहले 10 या 15 दिन का होता है। ठीक है, वो क्विक रिवीजन होता है। तो संयोगात्मक क्या हो गया? जिसमें बहुत चिपका हुआ है प्रकृति और प्रत्यय। अब देखिए यहां पर सु और बालक बालका हो गया है, आप इसमें देख नहीं पा रहे, इतना वो चिपका हुआ है। संयोगात्मक है बहिर्मुखी में, और वियोगात्मक है बहिर्मुखी में हिंदी। तो सवाल यही पूछेगा कि हिंदी आकृत मूलक दृष्टिकोण से किस प्रकार की भाषा है, संस्कृत आकृत मूलक दृष्टिकोण से किस प्रकार की भाषा है, यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो यह किस में आएगा? श्लिष्ट में आएगा, योगात्मक में आएगा। यह सवाल ध्यान से समझ के रखिएगा, यहां से सवाल बनता है। यह तो आपने देख लिया। अब एक ग्राफ के जरिए हम इसको देख लेते हैं कि हिंदी की स्थिति क्या है। तो यानी हम योगात्मक लिखेंगे, योगात्मक का भाग हो जाएगा अश्लिष्ट, और
एक भाग हो जाएगा इसका श्लिष्ट। श्लिष्ट के भी दो भाग होंगे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। और बहिर्मुखी। अब इसी में बहिर्मुखी का भी दो भेद किया जाएगा, संयोगात्मक और वियोगात्मक। और वियोगात्मक। अब इनके उदाहरण पूछे जाएंगे तो हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला। हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला इसमें आ जाएंगे वियोगात्मक में, और संस्कृत संयोगात्मक में आ जाएगा। ये ग्राफ आपको याद रखना है, यानी योगात्मक दो भेद हुए इसके, अयोगात्मक और योगात्मक। पुनः योगात्मक को श्लिष्ट और अश्लिष्ट में बांटा गया। पुनः श्लिष्ट के दो भेद हुए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। और बहिर्मुखी के पुनः दो भेद हुए, संयोगात्मक और वियोगात्मक। तो हिंदी के विषय में अगर पूछेगा तो आपको पूरा संबंध जोड़ के बता सकता है कि हिंदी योगात्मक, श्लिष्ट, बहिर्मुखी, वियोगात्मक भाषा है। ठीक है। अगर इसका संबंध पूछेगा तो इस तरह से भी सवाल आपसे बन सकता है। कैसे बना देते हैं? हिंदी क्या है? योगात्मक है, श्लिष्ट है, बहिर्मुखी है और वियोगात्मक है। इस तरह से इसका क्रम बनेगा। क्लियर हो गया सबको? हिंदी योगात्मक, श्लिष्ट, बहिर्मुखी, वियोगात्मक भाषा है। वियोगात्मक इसलिए है क्योंकि इसमें से प्रकृति और प्रत्यय यानी मूल शब्दों को प्रत्यय के साथ आसानी से हम अलग कर सकते हैं, और जहां हम अलग नहीं कर पाएंगे वह क्या हो जाएगी? संयोगात्मक हो जाएगी। जैसे संस्कृत। ठीक है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जब हिंदी तक हम आ गए हैं तो वर्गीकरण इतना ही आपको समझना है। बाकी इसमें तो और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें सब नहीं पढ़ना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या पढ़ना है? पारिवारिक वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है। क्या पढ़ना है? पारिवारिक वर्गीकरण। तो जैसे जैसे भाषाएं पुरानी होती जाती हैं, उनकी विशेषता है कि वो संयोगात्मक से वियोगात्मक होने लगती हैं। भाषाओं की विशेषता क्या है? कि भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक होने लगती है। यानी संस्कृत हमारी संयोगात्मक थी और हिंदी हमारी क्या हो गई? वियोगात्मक हो गई। इस तरह से जितनी भी नवीन भाषाएं हैं सब वियोगात्मक हैं, और प्राचीन भाषाएं क्या हैं? वह संयोगात्मक हैं। ठीक है। यानी प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग से लगाए जाते हैं और उनको आसानी से देखा जाता है और अलग कर सकते हैं। अब याद कैसे रखेंगे इसे? संयोग यानी कि चिपके रहते हैं संस्कृत में, वियोग यानी अलग हो जाते हैं आसानी से हिंदी में। बस। ठीक है। तो आज की क्लास आप सबको अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी टफ जरूर रही है, लेकिन मैंने प्रयास किया कि सारी चीजों को आसानी से आपको समझाएं, बताएं। अब
इसमें कुछ चीजें और आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। जैसे पिछली बार जो सवाल पूछा गया था कि स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा कौन सी है, स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा या एकाक्षरी परिवार की भाषा कौन सी है। यह सवाल पिछली बार पूछा गया था, जिसमें तिब्बती, बर्मी, चीनी, तिब्बती, बर्मी, सुदामी इत्यादि जो भाषाएं हैं, यह किसके अंतर्गत आती हैं? यह सब आती हैं स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा या एकाक्षरी परिवार की भाषा। यानी इसमें प्रकृति प्रत्यय जोड़ने का कोई झंझट नहीं होता। ये भाषाएं बस आसानी से क्या होती हैं, अलग अलग इनका उच्चारण होता है, अलग अलग इनके वर्ण होते हैं, अलग अलग इनके अक्षर होते हैं। अब अगर इनके यहां कमल लिखना है तो कमल के लिए मात्रा लगाने की आवश्यकता नहीं, अलग से हम कमल ही अलग से लिख देंगे। यानी सबके लिए अलग प्रतीक हैं। ये भाषाएं प्रतीकों के माध्यम से लिखी जाती हैं, सिंबॉलिक भाषाएं होती हैं। इसीलिए विश्व में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली, प्रयोग की जाने वाली भाषा मंदारिन चीनी है। लेकिन सिंबॉलिक और आक्षरिक होने के कारण, एक अक्षरी होने के कारण इसका विकास नहीं हो पाया और अंग्रेजी यहां से बहुत आगे बढ़ गई। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे बैच में। बैच का नाम है स्वतंत्रता। 14 अगस्त से शुरू हो रहा है। व्हाट्सएप करें 9628 95 92 37 पर। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।